सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे तीसरा पाठ और तीसरे पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हम इसके अंदर पढ़ेंगे आज स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमारा आज का नियम रहेगा। इससे पहले विद्यार्थियों आप दो नियम पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों प्रभाविता का नियम। इस वीडियो से पहले आप प्रभाविता का नियम पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही आपने पढ़ा था पृथक्करण का नियम। इसके साथ ही विद्यार्थियों आपने क्या पढ़ा था? इसके साथ ही आपने पढ़ा था पृथक्करण का नियम। तो ये दो नियम आप पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको प्रभाविता का नियम समझाया था और फिर पृथक्करण का नियम समझाया था। इस पृथक्करण के नियम को विद्यार्थियों हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे विद्यार्थियों? हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अंतर्गत सबसे पहली बात विद्यार्थियों कि यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। जो मेंडल का ये तीसरा नियम है, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये विद्यार्थियों द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। तो पहली बात आप इसके अंदर याद रख लें। दूसरी, अगर हम बात करें इस नियम की, तो ये नियम क्या है? इस नियम को आप विद्यार्थियों देखिए कि यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों कितने लक्षणों की बात की जा रही है? तो यहाँ पर दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों की बात की जा रही है। तो यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर विद्यार्थियों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हम बात करते हैं इस नियम के अंदर। तो प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि यहाँ पर एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले हम बात कर चुके हैं कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक लक्षण के जो युग्म विकल्पी होते हैं, युग्म विकल्पी को मैंने क्या बताया था? एलील बताया था। जैसे कि कल मैंने जब आपको समझाया था, आपको कैपिटल टी मैंने आपको समझाया था स्मॉल टी और मैंने आपको समझाया था कैपिटल टी स्मॉल टी। ये विद्यार्थियों मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। तो प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु प्रत्येक युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। प्रत्येक युग्म विकल्पी कैसे व्यवहार करता है? स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होता है, स्वतंत्र रूप से आगे की पीढ़ियों में सानुगत होता है। इसलिए विद्यार्थियों इस नियम को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। चले हम आगे। तो मेंडल के द्वारा जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया गया था, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नियम को हम उदाहरण की सहायता से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा है विद्यार्थियों कि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ध्यान देना, समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज। समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज मैंने पीलों के लिए लिख दिया YY, क्योंकि पीला लक्षण प्रभावी लक्षण है। दूसरा है गोलाकार। गोलाकार भी कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। गोलाकार को मैंने लिख दिया कैपिटल R। बात यहाँ पे क्या की गई विद्यार्थियों? समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब है दोनों युग्म विकल्पी क्या होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे पीले के दोनों युग्म विकल्पी समान, गोलाकार के दोनों युग्म विकल्पी समान। तो कैपिटल Y और कैपिटल R, इसको हम कहेंगे समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज वाले पौधे।
अब इस समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज वाले पौधे का संकरण किसके साथ करवाया जाता है? तो इसका संकरण कराया जाता है समयुग्मजी हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे से। अब हरा और झुर्रीदार ये दोनों विद्यार्थी कैसे लक्षण हैं? ये अप्रभावी लक्षण हैं, यानी कि यहाँ पर हरे के लिए हम लिखेंगे स्मॉल y, क्योंकि पहले बात कर चुके हैं किसकी? समयुग्मजी की, कि समयुग्मजी हरे झुर्रीदार बीज हैं। तो हरे के लिए मैंने लिख दिया स्मॉल y, और झुर्रीदार के लिए हम लिख देंगे स्मॉल r। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। ये हो गया समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज वाले पौधे, और इसका संकरण हम किसके साथ करवा देते हैं? समयुग्मजी हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ में करवा देते हैं। चले आगे। F1PD सभी पौधे गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं। मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूं, इसको मैंने क्या बताया? कैपिटल Y, कैपिटल R। इसको मैंने क्या बता दिया? स्मॉल y, स्मॉल r। यानी कि ये समयुग्मजी हरे झुर्रीदार हो गए, ये समयुग्मजी पीले गोलाकार हो गए। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो जो F1PD प्राप्त होगी, क्योंकि ये तो विद्यार्थियों जनक पीढ़ी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर F1PD की बात की जा रही है। तो F1PD के अंदर जितने भी पौधे प्राप्त होंगे, यानी कि सभी पौधे, जितने भी पौधे, यानी कि सभी पौधे कैसे होंगे? पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं। कैसे विद्यार्थियों? पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं। अब आपके मन में एक शंका होगी कि सर ये पीले गोलाकार समयुग्मजी होंगे कि विषमयुग्मजी? तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पीले गोलाकार बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं ये विषमयुग्मजी होते हैं, ना कि समयुग्मजी। विषमयुग्मजी होते हैं, क्योंकि जब जैमिट्स बनते हैं तो यहाँ के जैमिट्स और यहाँ के जैमिट्स जब आपस में क्रिया करते हैं तो कुछ इनके लक्षण आते हैं, कुछ इनके लक्षण आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है पहले पीले गोलाकार, ये कैसे हैं? समयुग्मजी, ये वाले मैंने लिखे हैं। उसके बाद मैंने लिखा है स्मॉल y, स्मॉल r। इसे मैंने कह दिया हरे झुर्रीदार, ये वाले। इनका जब क्रॉस करवाया था तो F1PD के अंदर क्या प्राप्त हुए? पीले गोलाकार बीज प्राप्त हुए। यानी कि यहां से जैमिट्स क्या बनेंगे? कैपिटल Y, कैपिटल R। यहां से जैमिट्स क्या बनेंगे? स्मॉल y, स्मॉल r। जब इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो जो F1PD बनती है विद्यार्थियों, कौन सी पीढ़ी? F1PD बनती है। उस F1PD के अंदर सभी के सभी पौधे कैसे होंगे? पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होंगे, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r से। इसे मैंने क्या कह दिया? पीले गोलाकार कह दिया। और कैसे होते हैं? विषमयुग्मजी होते हैं, जिसे कि मैंने यहां पर लिख दिया। चले हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर विद्यार्थियों F1PD जो हमको प्राप्त हुई थी, F1PD क्या प्राप्त हुई थी? ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमको F1PD प्राप्त हुई थी कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। ये विषमयुग्मजी पीले गोलाकार बीज वाले पौधे हमको किस रूप में प्राप्त हुए? F1PD के रूप में प्राप्त हुए। अब हम इसका आपस में क्या कराएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, स्वपरागण कराएंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, इसका हम क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक और डायग्राम खुल चुका है, ओपन हो चुका है। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले पीले गोलाकार बीज वाले पौधों का संकरण हमने किसके साथ कराया? हरे झुर्रीदार पौधों, बीज वाले पौधों के साथ करवाया। जब इनका हमने संकरण कराया तो जो F1PD बनी थी वो कैसी बनी? विषमयुग्मजी पीले गोलाकार बीज वाली बनी।
अब जो ये F1PD प्राप्त हुई है किस रूप में, विषम युग्मजी पीले गोलाकार के रूप में। अब हम विद्यार्थियों इसका क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। ध्यान देना, सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण क्या होता है इसको ध्यान दें। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन या इसको हम कहते हैं स्वपरागण, ये क्या होता है। लेकिन यहां पर जब पुष्प वही हो या पौधा वही हो तो हमेशा क्या होता है, स्वपरागण होता है। यहां पर विद्यार्थियों क्या करा देते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। तो स्वपरागण के बाद यहां पर जो विद्यार्थियों जैमेट्स बनते हैं वो जैमेट्स बनते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये कैसे बने उसको आप एक बार देख लें। यहाँ पे मैंने लिखा ये वाई, ये वाला मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल वाई कैपिटल आर। उसके बाद मैं इसको इसके साथ ले लेता हूँ, ये रहा। उसके बाद में इसको इसके साथ ले लेता हूँ, ये रहा। उसके बाद में इसको इसके साथ ले लेता हूँ, ये रहा। तो इस प्रकार से आपको क्या बना देने हैं, जैमेट्स बना देने हैं। तो यहाँ पर जो F1PD प्राप्त होती है, F1PD से कितने टाइप के जैमेट्स बनते हैं, 4 प्रकार के जैमेट्स या 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब यहाँ पर जो ये 4 प्रकार के जैमेट्स बने हैं इनका हम आपस में क्या करवाएंगे, संकरण कराएंगे और F2PD प्राप्त करेंगे। चलिए आगे हम F2PD को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने F1PD को समझा, अब F2PD को भी समझ लेते हैं। F1PD में जब हम विद्यार्थियों क्या करा देते हैं, स्वपरागण करा देते हैं। और स्वपरागण कराने के बाद हमारे पास कितने जैमेट्स बने थे, 4 जैमेट्स बने थे। तो स्वपरागण कराने पर F2PD में जो लक्षण प्ररूप प्राप्त होता है वो क्या होता है, ये प्रश्न विद्यार्थियों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और सबसे छोटा प्रश्न तीसरे यूनिट का यही रहता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंतर्गत लक्षण प्ररूप क्या होता है। तो लक्षण प्ररूप विद्यार्थियों क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे जो लक्षण प्ररूप है वो इस नियम का कितना होगा, 9:3:3:1 होगा। चलते हम आगे कि ये 9:3:3:1 कैसे आया। आप कहोगे कि सर बता तो दिया लेकिन ये आएगा कैसे, उसको भी समझा दीजिए। तो मैं उसको भी आपको समझा देता हूँ। आपके सामने यहाँ पर दिख रही है एक स्लाइड। इस स्लाइड के माध्यम से हम इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को और अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से लक्षण प्ररूप 9:3:3:1 आता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये किसको अभिव्यक्त करता है, ये अभिव्यक्त करता है नर को। किसको अभिव्यक्त करता है, नर को। और ये किसको अभिव्यक्त करता है, मादा को। यानी कि ये जैमेट्स किसके होंगे, नर के होंगे, नर युग्मक हैं। ये कैसे युग्मक है, ये मादा युग्मक है। अब इसका हम क्या करा देते हैं, इसका अब हम संकरण करा देते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका संकरण इसके साथ कराया। तो जब YR का संकरण YR के साथ में होगा तो क्या बनेगा, YYRR बनेगा। सीधी सी बात है, YYRR। वो भी कैसे विद्यार्थियों, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। अब विद्यार्थियों इसी प्रकार से आगे भी हमको करना है। ये कैपिटल Y कैपिटल R का संकरण हमें इस कैपिटल Y स्मॉल r के साथ में करना है। देखिए यहाँ पे कैपिटल Y है, यहाँ कैपिटल Y है, तो हमने दोनों कैपिटल लिख दिया। यहाँ पे एक कैपिटल R है, दूसरा स्मॉल r है, तो हमने इसको इसी प्रकार से लिखा। इसी प्रकार से इसका संकरण इसके साथ में कैपिटल Y ये पड़ा, स्मॉल y ये रहा, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल, ये रहे। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अंत तक आपको करना है, अंत तक आपको बताना है कि किस प्रकार से संकरण की प्रोसेस होती है। ये जो विद्यार्थियों चक्र रहता है इसको हम क्या कहते हैं, पुनेट चक्र कहते हैं। और इस पुनेट चक्र को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे,
तो वैज्ञानिक पोनेट थे, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ विद्यार्थियों इस नियम के अंदर जो लक्षण प्रूफ हमको प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, वो हमको प्राप्त हुआ है 9:3:3:1। ये हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पर हमको लक्षण प्रूफ प्राप्त हुआ है। अब ये लक्षण प्रूफ कैसे आया उसको देखें। ये 9 अनुपात किसके हैं विद्यार्थियों, पीले गोलाकार के हैं। किसके हैं, ये 9 अनुपात जो हैं ये पीले गोलाकार के हैं। दूसरी बात करते हैं, जो ये 3 अनुपात एक किसका है, ये हरा गोलाकार है। दूसरा 3 अनुपात किसका है, पीले झुर्रीदार। और लास्ट वाला 1 किसका अनुपात है, हरे झुर्रीदार का अनुपात है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर कुल कितने पौधे प्राप्त हो रहे थे, तो कुल यहाँ पर 16 पौधे प्राप्त हो रहे हैं। और इन 16 पौधों में 9 पौधे कैसे होंगे, पीले गोलाकार होंगे, 3 हरे गोलाकार होंगे, 3 पीले झुर्रीदार होंगे और 1 हरा झुर्रीदार होगा। यहाँ पे पीले गोलाकार कौन कौन से हैं उसको देखिए, तो आप देख सकते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये रहा 9। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विद्यार्थियों पीले गोलाकार बीज वाले कितने पौधे प्राप्त होते हैं, तो पीले गोलाकार बीज वाले हमको यहाँ पर कितने पौधे, 9 पौधे प्राप्त होते हैं। बात करते हैं हम हरे गोलाकार की, ये बाहर से दिखते हैं, बीज पीला दिखता है, पीले के साथ में गोलाकार दिखता है, ये बाह्य प्रतीति है। हमने क्या कहा था, लक्षण प्रूफ का मतलब है सजीव की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना। तो इसी की तो हम बात कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा उधर हटा देता हूं ताकि आपको ये पूरा दिखे, पूरा समझ में आए। देखिए सेकंड बात कर रहे हैं हम हरे गोलाकार की। किसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, हरे गोलाकार की बात कर रहे हैं। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आई कैपिटल आर, स्मॉल आर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पीला है मतलब वाई होगा, हरा है, हरा का मतलब है स्मॉल वाई होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों वाई कैसे स्मॉल वाई है, यहाँ पर भी दोनों वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी दोनों वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी दोनों वाई स्मॉल वाई। जब दोनों वाई स्मॉल वाई होते हैं इसका मतलब है ये अप्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। बीज कैसा होगा, हरा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहला दोनों ही बड़े वाई, यहाँ पर भी दोनों ही बड़े वाई, एक तो बड़ा होगा ही होगा। अगर एक भी वाई बड़ा होता है इसका मतलब है कि वह पीला है, वह बीज कैसा होगा, पीला होगा। पीले झुर्रीदार में पीला प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है। और पीले झुर्रीदार बीज वाले पौधे कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से होंगे देख लीजिए। एक तो ये रहा, पहला ये रहा, पीला प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है। दूसरा ये रहा, पीला प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा ये रहा, पीला प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है। तो इस प्रकार से ये आ गया 3 अनुपात। और आखिर में एक बचता है और वो ये रहता है सभी स्मॉल हैं। और जब भी सभी स्मॉल होते हैं तो ये भी अप्रभावी हो गया, ये भी अप्रभावी हो गया। इसको हमने क्या कहा था, हरा कहा था। इसको हमने क्या कहा था, झुर्रीदार कहा था। यानी कि एक अनुपात, यानी कि 16 में से एक पौधा क्या बनेगा, हरा झुर्रीदार बीज वाला पौधा बनेगा। तो ऑल ओवर ये इसके लक्षण प्ररूप रहते हैं। पिछली स्लाइड के अंदर विद्यार्थियों आपने पढ़ा लक्षण प्ररूप को, और इस स्लाइड के अंदर आप किसका डिस्कस करेंगे, जीन प्ररूप का डिस्कस करेंगे। जीन प्ररूप के बारे में समझेंगे कि स्वतंत्र अपयूहन के नियम के अंदर जीन प्ररूप क्या होता है।
तो इसका नॉर्मली जीन प्रूफ आपके सामने प्रदर्शित है। इसका जीन प्रूफ होता है 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये इसका जीन प्रूफ रहता है। आप कहोगे कि सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो इस डिफिकल्ट को हम बहुत आसान करने वाले हैं। कैसे होगा उसको देख लें। वापस से मैंने आपके सामने ये डायग्राम प्रेजेंट किया है ताकि आप इस जीन प्रूफ को भी अच्छे से समझ सको। यहाँ पे विद्यार्थियों सबसे पहले आप इसको फोकस करें। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर मैं वापस यहाँ पे अनुपात लिख देता हूँ। आपको ये कितने पौधे दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये अनुपात कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे मैंने अनुपात के नीचे यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। उसके बाद अनुपात कितना आ रहा है? 2 अनुपात आ रहा है। कौन से पौधे होंगे? तो यहाँ पर ये भी होंगे तो पीले गोलाकार ही, लेकिन सम युग्मजी नहीं होकर के क्या होंगे? विषम युग्मजी होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कितने हैं ये? 2 है। तो अनुपात में मैंने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। आगे बात करते हैं हम वापस से नेक्स्ट। आगे हम बात करते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। एक ये रहा। दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये भी कितने पौधे हैं? 2 पौधे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। कितने पौधे हैं? 2 पौधे हैं। अनुपात लिख दिया। नेक्स्ट है 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे अपना ये पौधा आएगा। तो 3 नंबर पे अपना ये रहेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। वापस ये देख लो टोटल कितने हैं यहाँ पर? टोटल यहाँ पे हैं 4। कितने हो गए? 4। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये अनुपात में कितने होंगे? 4 होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर की। इसके जैसा कोई दिख रहा है? तो इसके जैसा हमको कोई नहीं दिख रहा है विद्यार्थियों, कोई नहीं। इसका मतलब इसका अनुपात कितना होगा? 1 ही होगा। कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कितने पौधे होंगे? 1 पौधा होगा। ये लिख दिया हमने अनुपात। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसके जैसे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? इसके जैसा एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, यानी कि इसके कितने पौधे होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसके होंगे 2 पौधे। ये भी मैंने यहाँ पे अनुपात लगा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये पौधे कितने हैं? तो ये 1 पौधा ही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल वाई कैपिटल आर, अनुपात में कितने होंगे? तो अनुपात में विद्यार्थियों 1 ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर की। तो ये पौधे कितने हैं? 2 हैं। तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये अनुपात में होंगे 2। और लास्ट में विद्यार्थियों क्या बचता है? लास्ट में बचता है स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो यहाँ पर इसका अनुपात भी विद्यार्थियों कितना होगा? 1 होगा। बात है 1। आप इस अनुपात को काउंट कर सकते हैं कि अनुपात योग कितना हो रहा है। अनुपात का योग कितना होना चाहिए विद्यार्थियों? अनुपात का योग यहाँ पर 16 होना चाहिए। तो इसको मैंने 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और यहाँ 15, 15 और 1 यहाँ पे कितना हो गया? 16 हो गया। यानी कि टोटल यहाँ पे कितने पौधे हैं? 16 पौधे हैं। और इन 16 पौधों का जीन प्रूफ क्या होगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 होगा। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों क्या रहता है? ये स्वतंत्र अपव्यय नियम के जीन प्रूफ रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपने समझ लिया स्वतंत्र अपव्यय का नियम। थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अगर आपने धैर्य से अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको स्वतंत्र अपव्यय के नियम में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।